नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अभी ये एमआरएस का वैकेंसी आया है और कुछ दिनों में आपका केंद्रीय विद्यालय और नवोदय का भी वैकेंसी आएगा। तो ये एमआरएस का सिलेबस देखने के बाद हमें ये तो समझ में आया है कि इस बार इन्होंने पेडागॉगी पे बहुत फोकस किया है, खासकर टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका एक्सपीरियंशियल पेडागॉगी और एनईपी पर। इस पर बहुत अच्छा खासा फोकस है। 60 नंबर का क्वेश्चन आपका बीएड वाले पार्ट से ही आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग एनईपी को शुरू करने जा रहे हैं और हमारे चैनल पर एनईपी को बहुत डिटेल में कवर किया जाएगा। इसके और बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स आएंगे, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको इसको कवर करा दिया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में इसमें 10 में तो 10 आ ही जाएगा। अगर आप सारे वीडियोस को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो आपको 10 नंबर आराम से इसमें इंश्योर हो जाएगा। तो अभी आज के वीडियो में हम लोग एनईपी का पहले पार्ट को कवर करते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो ह्यूमन के पोटेंशियल को क्या करता है, निकाल कर लाता है, ठीक है। देश के डेवलपमेंट में भी काम करता है, सोशल जस्टिस के लिए भी काम करता है, ठीक है। तो मतलब एक इंसान को अगर अच्छा एजुकेशन मिलता है तो वो बहुत बेहतर बन सकता है और अपने जीवन में, अपने देश में, अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आ सकता है। तो एक इंसान को बेहतर बनाने के लिए हम लोग ये तो समझे कि एजुकेशन चाहिए, लेकिन वो एजुकेशन कैसे मिलेगा? तो वो एजुकेशन मिलेगा कि सबके पास वो एजुकेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस मिले, ठीक है। और आपके यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, साइंटिफिक एडवांसमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन जो है, ये सब आपको एजुकेशन से मिलेगा, ठीक है। एक हाई क्वालिटी एजुकेशन यानी अच्छा एजुकेशन जिसको मिलता है, ठीक है, वो इंडिया के टैलेंट को मैक्सिमाइज करेगा, ठीक है, और इंडिविजुअल के लिए रिसोर्स का भी काम करेगा, सोसाइटी, कंट्री एंड द वर्ल्ड, दुनिया यानी सबके लिए वो रिसोर्स का काम करेगा। यानी एक इंसान जिसको बेहतर शिक्षा मिलेगा, ठीक है। और भारत जैसा देश जहाँ की सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो तो यूथ पॉपुलेशन का है, यंग इंसान सबसे ज़्यादा है भारत में, ठीक है। यानी भारत के जो ये अभी के जो नौजवान हैं उनको अगर बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगा तो आने वाले टाइम पे हम दुनिया में लीड कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास माइंड तो होगा यंग, काम करने का क्षमता ज़्यादा होगा, एनर्जी तो होगा, लेकिन अगर अच्छा शिक्षा ही नहीं होगा तब उस दिमाग का इस्तेमाल करेंगे कैसे? क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल एकदम चरम पे करने के लिए आपको अच्छा शिक्षा चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। तो यहाँ पर हमारे देश में ये चैलेंज है और इसी को एड्रेस करने के लिए ही एनईपी 2020 को लाया गया था। अब देखिए, ग्लोबल कमिटमेंट SDG 4 को हम लोग समझते हैं। देखिए, SDG 4 का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो ये आपका 2015 में हुआ था। यानी बहुत सारे देशों ने मिलकर यहाँ पर कुछ गोल्स डिसाइड किए थे, ठीक है। करीब 30 गोल था। तो उसमें से एक गोल ये था कि हमें ये इंश्योर करना है कि इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन मिले। यानी इंक्लूसिव का क्या मतलब? इंक्लूसिव का मतलब है कि देश के चाहे कोई इंसान किसी भी वर्ग का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, अमीर हो, गरीब हो, कहीं पर भी रहता हो, उसको सबको एजुकेशन मिलेगा। वो भी कैसा? क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, एक जैसा एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। इक्विटी का बात किया गया है, यानी अगर किसी को समस्या भी है तो उन समस्याओं को निपटारा करके उन्हें अच्छा एजुकेशन देना है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को यहाँ पर प्रमोट करना है। 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया कि इसको हम लोग अचीव कर लेंगे, ठीक है। और अचीविंग SDG गोल रिक्वायर, अब इस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को रिकन्फिगर करना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो अभी का जो हम लोग एजुकेशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या है, बस रटने वाला काम कर रहे हैं कि बच्चा को बस 10 पास करेगा, 12 पास करेगा, डिग्री लेगा और एक बाहर निकल लेगा बिना टैलेंट, बिना स्किल का। फिर नौकरी के लिए लोग भटक रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि लोग के पास स्किल कम है, जो भी ग्रेजुएट है उनके पास जो स्किल होना चाहिए नहीं है, जो एजुकेशन मतलब जो रैशनल माइंडसेट का होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। तो हमें एजुकेशन सिस्टम को रिकन्फिगर करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में क्या करना पड़ेगा? इफेक्टिव लर्निंग को सपोर्ट करना पड़ेगा और ये सारे चीज़ें होंगी तभी हम SDG के गोल्स को अचीव कर पाएंगे जो हमने सोचा है। अब है चेंजिंग नॉलेज लैंडस्केप। देखिए, हम लोग ये सब तो जानते हैं कि अभी के टाइम पे एनईपी का नीड इसलिए भी पड़ रहा है। एनईपी में जो बातें कही गई है
उसमें उस बात को समझिए कि अभी का जो टाइम है रैपिड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल चेंज का है, एआई वगैरह क्या है, ठीक है, बिग डेटा का राइज हो गया, एआई मशीन लर्निंग, ये सारे चीज़ का राइज हो गया। तो मतलब यहाँ पर हमें एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत देखने को मिल रहा है। और जो भी अनस्किल्ड जॉब होंगे ना, वो तो मशीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जा रहा है, यानी जिसमें वैसे काम जो अनस्किल लोग करते थे। क्योंकि जाहिर से बात सोचिए, भारत का जो बहुत ज़्यादा आबादी है, कम पढ़ा लिखा है, या फिर पढ़े भी तो ऐसे ऐसे जगहों से पढ़े कि उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ नहीं। जब उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उनको छोटा मोटा काम करना पड़ रहा, ऑल्ड जॉब करना पड़ रहा था, ऐसा काम करना पड़ रहा था जिसमें स्किल का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता था। तो उस छोटा मोटा कुछ पैसा वो कमा लेते थे। लेकिन अब देखिए समस्या क्या आ रहा है कि उन छोटों काम करने के लिए भी यहाँ मशीन आ गया है। तो मशीन जैसी आ जाएगा तो बहुत सारा नौकरी तो मशीन ही खा गया, एआई खा गया। तो अब यहाँ पर इंसान के पास अगर स्किल नहीं रहेगा तो उसको कैसे अपना घर चलाएगा, कैसे अपना जीवन को चलाएगा, उसके लिए वो समस्या आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और अभी के समय में देखा जा रहा है कि स्किल्ड वर्कफोर्स का डिमांड बढ़ गया, यानी लोग, कंपनियाँ हो गई, कोई भी देश का जो वर्क जायंट्स हो गए, अलग अलग जो बिजनेस जायंट्स होते हैं, वो कैसे लोग को हायर करना चाहते हैं, वो ऐसे लोग को हायर करना चाहते हैं जिनका मैथमेटिक्स में अच्छा नॉलेज हो, कंप्यूटर साइंस से हो, डेटा साइंस की जानकारी रखते होंगे, या फिर साइंस या सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ में स्किल है उनके पास, ठीक है। स्किल पर ज़्यादा फोकस करें, उनके पास स्किल होना चाहिए। यानी ऐसी कोई भी ऐरा गैरा कहीं से भी पढ़ाई लिखाई कर लिया, उससे को उसको अब उन लोगों को वो नहीं चाहिए, उनको नौकरी भी नहीं देते, नौकरी देते भी हैं तो फिर बहुत कम पैसा देते हैं। लेकिन इनके पास स्किल होता है, वो हर कंपनी चाहता है कि वो लोग हमारे यहाँ काम करें और हमारे कंपनी के ग्रोथ में मदद करें, ठीक है, हमारे देश के ग्रोथ में मदद करें। ये चीज़ रहता है, तो स्किल वाले लोग का बहुत पूछ है, ठीक है। और साथ में देखिए अभी के टाइम पे क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स डिप्लेशन जो है, इससे भी नए स्किल आ गए आपको। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट साइंस, सोशल साइंस सबका नीड है। यानी जो इतना बदलाव आ रहा है क्लाइमेट में, जो नए रिसोर्स का डिप्लेशन हो रहा है, तब नए नए चीज़ों को हमको आविष्कार करना पड़ेगा ताकि जो रिसोर्स का नीड है हमारा पूरा हो, ठीक है। तो वो सब को भी जानकारी, उन सबको इन्वेंट करने के लिए, उसका रिसर्च करने के लिए भी तो हमें अच्छा एजुकेशन चाहिए, ठीक है। जो अलग अलग एपिडेमिक पेंडेमिक कोरोना वगैरह आया, उसमें हमें देखिए पता चला कि हमें हेल्थ में हम कितना पीछे हैं, और वैक्सीन मंगाने में हमें थोड़ा टाइम लग गया। तो उस चीज़ को और फास्ट कैसे होगा, तो उस चीज़ को भी पाने के लिए भी तो हमें बढ़िया एजुकेशन चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स डिमांड विल ग्रो, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स का जो डिमांड है वो ग्रो किया है जब इंडिया डेवलप कर जाएगा और टॉप 3 इकॉनमी होगा, तो सब नीड हर चीज़ का है और उसमें उसको स्किल होना चाहिए। यानी अगर आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको इतने बेहतर तरीके से वो चीज़ आना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, कि आप एम्प्लॉयबल हों, कहीं भी जाए आपको एम्प्लॉयमेंट बहुत आसानी से मिल जाए, तो स्किल आपके पास बेहतर होना चाहिए। अब देखिए रीथिंकिंग एजुकेशन, देखिए चिल्ड्रन जो है मस्ट, चिल्ड्रन को यहाँ पर जब भी पढ़ाया होगा उनको सीखना पड़ेगा कि कैसे सीखते हैं, हाउ टू लर्न, ठीक है। उन्हें रटना नहीं है, ठीक है, कैसे सीखना है। एजुकेशन को फोकस करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी एक बच्चा को जो है वो कुछ पढ़ाया जा रहा है तो सोचेगा कि क्रिटिकली थिंकिंग करेगा कि जो चीज़ हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे जीवन में कैसे चेंज लाएगा, कैसे इम्पैक्ट करता है, या फिर जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम पे, सोसाइटी पे, देश पे, ठीक है, इकोनॉमी पे, इन्वायरमेंट पे। तो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहेगा, ठीक है, यानी जो भी उसको प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं उसको सॉल्व वो करता जाएगा। क्रिएटिविटी को लेकर आएगा, इनोवेशन लेकर आएगा, एडेप्टेबिलिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, ठीक है, यानी क्रिएटिव बनाएगा बच्चे को, वो नए नए आइडियाज सोच सके। नए नए आइडिया सोचेगा तब ना नए नए इनोवेशन होंगे, नए नए रिसर्च होंगे, नए साइंटिफिक चीज़ें वापस आएंगी, ठीक है। तो ये होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ में बांध दो, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कि साइंस भी पढ़ रहा है, आर्ट्स भी पढ़ रहा है, सब चीज़ को बैलेंस करके वो पढ़ पाए, उसको उतना टाइम भी दिया जाए। देखो पेडागॉजी शुड भी एक्सपीरियंशियल, यानी पढ़ाने का जो तरीका है वो एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, ठीक है, यानी बच्चों को एक्सपीरियंस करा के पढ़ाइए जो भी उनको पढ़ाया हो रहा है, ठीक है। अगर मैप के बारे में पढ़ा तो उनको मैप दिखाइए, ग्लोब को पढ़ा रहे तो ग्लोब में सारी चीज़ बताइए कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, उस हमको एक्सपीरियंस करके पढ़ाइए। हॉलिस्टिक होना चाहिए, यानी सारे सेंसेस का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए अलग अलग चीज़ को, खेल को, पढ़ाई को, सारी चीज़ को इंटीग्रेट कीजिए। इंक्वायरी ड्रिवन होना चाहिए, यानी बच्चे के मन में सवाल आए, जब भी आप पढ़ा रहे हो तो सवाल आए कि जो चीज़ आप सर पढ़ा रहे हैं या मैम पढ़ा रही है वो कैसे हमारे लाइफ से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चे के मन में सवाल आना चाहिए, डिस्कशन बेस्ड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल और इन्जॉयबल होना चाहिए, यानी जो भी पढ़ाया हो रहा है डिस्कशन होना चाहिए उस चीज़ पर।
फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए, पढ़ने में लोग को इंजॉयमेंट आए, ऐसा नहीं बोर जैसा बैठे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, करिकुलम में आर्ट होना चाहिए, ह्यूमैनिटी, स्पोर्ट, फिटनेस, लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, साइंस, मैथ, यानी सब कुछ का एक मिक्सचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ता चला जा रहा, नहीं, अलग अलग चीज़ को भी सीखे, तब ज़्यादा वो बेहतर चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ पाएगा, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ठीक है, वो उसका एम होना चाहिए एजुकेशन का कि कैरेक्टर को बिल्ड करे, ठीक है, एथिक बनाए, कंपासन हो अलग अलग लोगों के प्रति, ठीक है, और जॉब को फुलफिल करने के लिए भी उसको प्रिपेयर करने के यहाँ पे एनईपी को टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या करता है एनईपी, क्या करेगा, करंट लर्निंग आउटकम वर्सेस रिक्वायर्ड आउटकम मेजर गैप। एनईपी ये बात करता है कि अभी जो बच्चे जो पढ़ाई करके सीख रहे हैं और एक्चुअल में उनको क्या सिखाने का पर्पस था, दोनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है। यानी हम पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, बच्चा सीख क्या रहा है, ये देखने को मिल रहा है। हम लोग बस एक रटने वाला तोता बना रहे हैं बच्चा को। ठीक है, कि उसको एक पैटर्न पकड़ा दिए हैं कि तुमको एग्जाम में देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, हमेशा से इतिहास में 10 के बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, 12 में आ रहा है ऐसा, तो तुम यही इसी पैटर्न पे पढ़ो। बच्चा तो दिन भर वही पैटर्न में पढ़ रहा है, वही फॉलो करते जा रहा है, फिर उसको और भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं आता है। ठीक है, वो किसी सब्जेक्ट को जो मल्टीपल तरीके से पढ़ा जा सकता तो वो ना पढ़कर वो एग्जाम के तरीके से पढ़ा कि हाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही पढ़ो, तो वो चीज़ यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, वो सीख नहीं पा रहा है एक्चुअली, वो सिखाना चाहता है, वो एग्जाम पे चला गया। तो ये चीज़ देखा गया। रिफॉर्म नीडेड टू इंश्योर, ठीक है, रिफॉर्म जब होगा तो एजुकेशन में क्वालिटी आए। ठीक, क्वालिटी मतलब ये है कि अच्छा पढ़ाई हो रहा हो। ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों को इन्वॉल्व करके पढ़ा रहा है, ये नहीं हो रहा है कि आया बस कुछ भी पढ़ के बक के निकल गया, ऐसा नहीं, समझा के पढ़ाओ, एक्सपीरियंस करा के पढ़ाओ। ठीक है, टूर करवाओ, ठीक है, डिस्कशन करो, अलग अलग एक्टिविटी कराओ, तब यहाँ पर कुछ होगा। इक्विटी हो, बहुत सारे जो बच्चे गरीब होंगे, नहीं अफोर्ड कर सकते अच्छा पढ़ाई को, महंगे स्कूल नहीं जा सकते, तो उनके लिए अफोर्डेबिलिटी लेकर आओ, ऐसे स्कूल बनाओ जहाँ गरीब बच्चे भी पढ़ पाएँ, अलग अलग कास्ट के बच्चे भी पढ़ पाएँ, उनके साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, इंटीग्रिटी होना चाहिए बच्चों में उस पढ़ाई के बाद, और सिस्टम में भी इंटीग्रिटी होना चाहिए कि टीचर को अगर पढ़ाने की जिम्मेदारी दिया गया है तो उसको फ़र्ज मानकर पढ़ाए, हाँ मेरा जिम्मेदारी है कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाना। ठीक है, और एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि पूरे सिस्टम को कवर करे, यानी जो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड से पढ़ा है वो आने वाले क्लास में कनेक्ट होता जाए। ठीक है, 1 वाला चीज़ 2 में, 3 में, 4, 5 ऐसे करके कनेक्शन बन जाए, ताकि ऐसा ना लगे कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, कभी 8 में जा रहे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा कि पहले क्या पढ़ाया हुआ था। नहीं, इस तरीके से पढ़ाना है कि कनेक्शन बनते चला जाए और ऐसा लगे कि हाँ कि हम बचपन से एक लिंक करके चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर 1 में पढ़ रहे हैं तो उसका हायर चीज़ 2nd में, उससे हायर 3rd में, 4th में, ऐसा नहीं कि नया नया चीज़ इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, धीरे 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 बच्चों को लिंक करके कनेक्ट करके हायर एजुकेशन की ओर लेकर हम लोग जाएंगे। अब विजन 2040, अब 2040 तक क्या विजन रखा गया है, तो 2040 तक इंडिया शुड हैव एजुकेशन सिस्टम सेकंड टू नन, यानी भारत का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को सबसे बेहतर बनाना है, सबसे बेहतर बनाना है भारत के एजुकेशन को। वहाँ पर इक्विटेबल एक्सेस हो, हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन का सारे लोग के लिए, मैटर नहीं करता आप किस कास्ट से आते हैं, किस सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, नहीं, सबके लिए अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना है। एनईपी 2020 क्या बोलता है, ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है 21st सेंचुरी का, ये पहला यहाँ पर, इसके पहले 1986 में आया था, उसके बाद ये आपका आया 2020 में एजुकेशन पॉलिसी भारत में आया, उसके पहले 1986 में आया था जो कि रिवाइज हुआ था 1992 में। ठीक है, यहाँ पर फोकस क्या किया गया था, स्ट्रक्चर को रिवैम्प किया, चेंज किया गया, पुराने सिस्टम को हटाया गया। क्या चेंजेस किया, इसी को हम लोग आने वाले पार्ट्स में डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, रेगुलेशन को चेंज किया कि कौन जो रेगुलेट करेगा। ठीक है, और गवर्नेंस को यहाँ पर बात किया गया कि कौन गवर्न करेगा सारे चेंजेस को। ठीक है, और ये किस चीज़ से अलाइन था, ये अलाइन था कि 21st सेंचुरी में एजुकेशन में जो नीड है जनरली टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, AI बेस्ड, इन सब चीज़ों के साथ में लेकर चलना है। SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हम लोग बात किए थे, इंडियन ट्रेडिशन और वैल्यू सिस्टम को भी ये बेस बनाकर काम करता है। अब फोकस ऑफ एनईपी 2020 क्या फोकस था, बेसिकली फोकस था इसका कि वो क्रिएटिव पोटेंशियल हर बच्चे को बढ़ाए। ठीक है, उसको यहाँ पर फाउंडेशनल कैपेसिटी बिल्ड हो,
लिटरेसी या न्यूमरेसी बिल्ड हो, हायर ऑर्डर कैपेसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम। इसको मतलब समझिए, फाउंडेशनल कैपेसिटी यानी बच्चे को जो भी फाउंडेशनल चीज़ होती है पढ़ाई के लिए, उसको अल्फ़ाबेट का नॉलेज हो, वॉवेल हो, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना वगैरह आए। लिटरेसी न्यूमरेसी क्या बात कर रहा है कि लिख ले, पढ़ ले, तीसरा क्लास पहुँचते पहुँचते तक उसको लिखने आना चाहिए, ठीक है, पढ़ने आना चाहिए, बेसिक वो काम कर ले, लिख ले, पढ़ ले, थोड़ा बहुत मैथ का कैलकुलेशन कर ले। उसको 3+2 5 होता है, ये यही करने नहीं आ रहा तो आगे की चीज़ों को कैसे सीखेगा? क्योंकि जब फाउंडेशन ही कमजोर रहेगा तो आगे दिक्कत होगा। ये समस्या आता है। हम देखें, हम लोग जब हम बीएड जब हम लोग कर रहे थे, जब हम लोग इंटर्नशिप के लिए जाते थे, उसमें ये समस्या हम खुद अपने आँख से देखे हैं। जब हम 10 क्लास में हम क्लास ले रहे थे, वहाँ बच्चों को, सरकारी स्कूल था वो, बच्चों को पढ़ने नहीं आ रहा है, रीडिंग करने नहीं आता। बताइए, 10 क्लास में पहुँच गया, उसको रीडिंग करने नहीं आता था। मेजोरिटी बच्चों का यही हाल था, पढ़ने में बहुत समस्या था। बहुत लोग का मैथ्स का प्रॉब्लम था, बेसिक मैथ्स नहीं कर पा रहे थे। तो ध्यान, मतलब इससे पता चल रहा था कि उनको फाउंडेशन सही नहीं था, क्योंकि वो क्वालिटी एजुकेशन उन्हें नहीं मिला, तो इस कारण से समस्या आया। तो यहाँ पर ये चीज़ को बात किया गया कि तीसरा क्लास पहुँचते पहुँचते तक ये काम तो कर लेना है, यानी पढ़ने लिखने आना चाहिए, मतलब उसमें तक पढ़ ले, लिख ले, अब बेसिक कैलकुलेशन कर ले। उसके बाद हायर ऑर्डर कैपेसिटी पे जाना है कि और भी चीज़ों को और सोच कर पढ़े, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ें कर पाए, धीरे 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 वो डेवलप कराया जाएगा। और सोशल कैपेसिटी पे ध्यान दिया गया, एथिकल और इमोशनल डेवलपमेंट पे भी बात किया गया, यानी समाज के लिए वो काम करे, समाज के लिए भी अच्छा सोचे, समाज के लिए जागरूक वो बने, ठीक है, एथिकल हो, इमोशनल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया है। इंडिया द हेरिटेज इन एजुकेशन। अब भारत में क्या है हेरिटेज दिया है एजुकेशन के नाम पे, उसको भी हम लोग देखते हैं। इंडियन थॉट वैल्यूड जनन नॉलेज, प्रज्ञा, विजडम, सत्य, ट्रूथ एज हाईएस्ट गोल। यानी भारत में ऑलरेडी नॉलेज वगैरह को लेकर, विजडम, ट्रूथ को लेकर हमारे बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे हमारे लोग थे ऐसे। एंसेंट एजुकेशन एम टू कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, यानी अपने सेल्फ को जानने को लेकर एम किया गया। फिलॉसफी, भारत का फिलॉसफी दुनिया भर में फेमस था। और फेमस इंस्टीट्यूशन हमारे देश में तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बड़े फेमस यूनिवर्सिटीज़ थे, जहाँ पे लोग आते थे, पढ़ाई करते थे, अलग अलग फिलॉसफी की बातें करते थे, और बहुत ज़्यादा ज्ञान की चीज़ें इन्होंने दुनिया को दी, ठीक है। वर्ल्ड क्लास स्कॉलर उस समय थे हमारे देश में। चरक थे, सुश्रुत थे, आर्यभट्ट थे, पाणिनि थे, पतंजलि थे, भास्कराचार्य थे, चाणक्य थे, गार्गी, मैत्रेय, मैनिवर, और ना जाने कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे शास्त्र लिखे, ऐसे आपके थ्योरीज दिया है जिनको दुनिया भर में आज तक नाम है। और ये बताता है कि उसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। अब मैथ में, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, नेविगेशन, योगा, आर्ट, लिटरेचर, अलग अलग फील्ड में हमारे जो लोगों ने बहुत योगदान दिया है। और इन लेगेसीज को हमें अब आगे प्रिजर्व करना है और रिसर्च करना है, इन्हेंस करना है, यानी जो भी उन्होंने हमें विरासत में दिया है, ऐसा नहीं खत्म कर, उनको भूल जाना, ऐसा नहीं करना है, उनकी बातों को प्रिजर्व करना है, लोगों तक वो बात पहुंचाना है। बच्चों को भी बताना पड़ेगा कि आपके जिस देश से आते हैं वहाँ पे कितने महान महान लोग थे, और जो अच्छे एजुकेशन सिस्टम के भी परिणाम हैं। अगर उनको अच्छा एजुकेशन उस समय नहीं मिलता तो शायद वो लोग जो योगदान किए वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अपने हेरिटेज को बचाने का भी बात एनईपी करता है। अब है रोल ऑफ टीचर। एनईपी ये बोलता है कि टीचर जो है वो सेंट्रल है एजुकेशनल रिफॉर्म का, यानी जो बात हम कह रहे हैं कि बच्चों को ये सिखाओ, बच्चों को वो पढ़ाओ, बच्चों को ये एक्टिविटी कराओ, वो कराएगा कौन? वो टीचर कराएगा। टीचर का जिम्मेदारी वो सेंट्रल है, ठीक है। और इसलिए टीचर को सबसे पहले रिस्पेक्टेड है, वो टीचर तो बहुत रिस्पेक्टेड है, और वो सोसाइटी का बहुत इसेंशियल मेंबर है, क्योंकि यही टीचर ही तो प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे बच्चों को जो आगे चलकर देश के लिए काम करेगा, देश के डेवलपमेंट में काम करेंगे। तो एनईपी का एम है कि टीचर को आप एम्पावर कीजिए सॉरी, ऑटोनॉमी दीजिए, डिग्निटी एंड सपोर्ट दीजिए, और सबसे बेहतर टीचर को रिक्रूट कीजिए, ब्राइटेस्ट टीचर इनटू टीचिंग प्रोफेशन। देखिए इस चीज़ को फॉलो भी किया जाने लगा। पहले आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ रहा था ये हमारे इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए। अभी आप पहले ऑब्जेक्टिव लिखिए, फिर उसमें पास होंगे तो आपको एक सब्जेक्टिव पेपर देना है, ताकि आपके रिटेन एबिलिटी है कि नहीं वो भी चेक करना है। और टीचर को प्रॉपर लाइवलीहुड सिक्योरिटी दीजिए, अकाउंटेबिलिटी भी सिक्योर कीजिए टीचर से। मतलब टीचर को रिस्पेक्ट कीजिए, उनको अच्छे टीचर को हायर कीजिए, वही आपके आगे चलकर प्रोड्यूस करेंगे अच्छे ऐसे बच्चों को जो देश के तरक्की में काम करेंगे।
अब है इंक्लूजिबिलिटी इन एजुकेशन। पॉलिसी फोकस करता है क्वालिटी एजुकेशन पर सारे बच्चे का, ठीक है, इस पर हम बात किए ही, और स्पेशल अटेंशन देता है कि मार्जिनलाइज ग्रुप को दीजिए, डिसएडवांटेज सेक्शन को दीजिए, अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी को दीजिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे देश में जो ठीक ठाक घर के लोग हैं, इवन मिडिल क्लास भी जो लोग हैं, वो तो अपने बच्चों को कैसे भी तरह से करके ठीक जगह पर पढ़ा देते हैं उन्हें मतलब ठीक ठाक एजुकेशन मिल जाता है। जो बहुत गरीब हैं, मार्जिनलाइज हैं, ठीक है, जो मेजोरिटी जो SC ST से बिलोंग करते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि अच्छा एजुकेशन वो प्रोवाइड कर पाए। उन्हें वही सरकारी स्कूल भेजिए, सरकारी स्कूल की स्थिति बहुत ख़राब है, तो ये समस्या आता है। तो फोकस क्या है कि मार्जिनलाइज ग्रुप, डिसएडवांटेज सेक्शन जो है, अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी जो है, उनको ज़्यादा मौका दो, ज़्यादा अटेंशन दो, उनके लिए बेहतर स्कूल बनाओ, क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करो। तो उस पर बहुत फोकस किया गया है हमारे NEP में, क्योंकि एजुकेशन जो है ग्रेट लेवलर है। ये क्या करता है? इकोनॉमिक मोबिलिटी को प्रमोट करता है, इंक्लूजन, इक्वालिटी, ठीक है। सिंपल सा बात है कि गरीब घर का बच्चा जो है, अगर अच्छा एजुकेशन उसको मिल जाता है तो आने वाले टाइम पे वो अलग अलग प्रोफेशन को फॉलो कर सकता है, अच्छा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन को फॉलो कर सकता है। कोई IAS बन सकता है, कोई अच्छा पॉलिटिकल लीडर बन सकता है, कोई आपका यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप, क्या जाने बेहतर तरीके इंसान बन सकता है। और जो सोचिए इतना गरीब से निकल कर इस लेवल पर अगर पहुंच पा रहा है तो एजुकेशन के बदौलत ही। 100 में हो सकता है 4, 5, 10 ऐसे होंगे जो शायद अच्छा एजुकेशन ना ले लेकिन बहुत लाइफ में आगे चले जाए, लेकिन जो 90 लोग हैं उनको बेहतर एजुकेशन मिलेगा तो वो भी लाइफ में आगे जा सकते हैं। यानी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर उन 100 में 90 लोग का अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाएगा तो उनके लिए ज़िंदगी जो है नर्क ही रहेगी। इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और टारगेटेड अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा इन ग्रुप को ताकि वो बेहतर कर पाए एजुकेशन में। तो एजुकेशन सिस्टम मस्ट रिस्पेक्ट इंडियाज डाइवर्सिटी एंड कल्चर। यानी सिंपल सा बात है, हमारा जो देश है बहुत डाइवर्स है और हमारे देश में बहुत सारे कल्चर देखने को मिलता है। बंगाली कल्चर अलग है, मराठी कल्चर अलग है, बिहारी कल्चर अलग है, लेकिन है तो सब एक ही देश का हिस्सा। तो एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि जहाँ के बच्चे सारे कल्चर और रिलीजन का यहाँ पर क्या वो रिस्पेक्ट करें। यंग लोगों को सीखना पड़ेगा हमारे कल्चर के बारे में, सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो कटते चले जा रहे हैं, वो फॉरेन कल्चर को ज़्यादा फोकस पे ले रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर जो है उस चीज़ को ध्यान रखा गया कि हमारे कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट हो बच्चों के मन में। आर्टिस्टिक लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन को जाने, वो हमारे देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, क्या आर्टिस्टिक कल्चर है उनको जाने, हमारे देश के एथिकल वैल्यूज़ को समझें, ठीक है। क्या इसका पर्पस क्या है, ताकि नेशनल प्राइड, अपने देश के प्रति प्राइड हो, कॉन्फिडेंस हो, कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन की भावना को दिखाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी, और थोड़ा हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। तो जो पास्ट पॉलिसी जो हमारे देश में थे वो एक्सेस और इक्विटी को लोग फोकस करते थे कि एक्सेस, मतलब उसमें एक्सेस पे फोकस था कि लोग को स्कूल में एडमिशन हो जाए, क्वालिटी की उतनी बात नहीं की गई थी। और इक्विटी की बात वहाँ पर भी थी कि गरीब बच्चों को तक एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ। और NP 1986 और 92 यानी 86 में आया था, फिर 92 में कुछ चेंज किया गया था। तो उसमें बहुत सारे गोल नहीं पूरे हो पाए थे, इसलिए NEP 2020 में उनको इंक्लूड किया भी गया है। और मेजर डेवलपमेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में। जो भी बच्चे 6 से 14 साल के उम्र के में आते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। एक लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया गया था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये इसका पार्ट 1 था, इसका आने वाले और भी मल्टीपल पार्ट्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे NEP को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। क्योंकि आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो को देख भी रहे होंगे, वो क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि जब तक हम NEP क्या कहना चाहता है उसको ही नहीं जानेंगे, समझेंगे उसका सोल क्या है, तो उन क्वेश्चन का उतना हमको अहमियत नहीं लगता, क्योंकि फिर रटने जैसा ही हो जाएगा। वो हम रट रहे हैं, ये है वो है ऐसा, ठीक है। पहले हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे। कोई भी आपको देखिए पेड क्लास में आप ले लीजिए, आपको इसका ऐसा पढ़ाई नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सिस्टमेटिक वे से हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चैनल बहुत छोटा है, हम जानते हैं, जिसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर हो आप
जाहिर सी बात आप उसको ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब में। लेकिन एक बार कोशिश कीजिए समझने का, और आपको ठीक लगे कि हम अच्छा कर पढ़ा रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और MRS की एग्ज़ाम होने से पहले आपको हम जो पेडागॉगी वाले पार्ट है, टीचिंग वाला पार्ट है, सारे कवर करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।